हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा सेंटेंस रीअरेंजमेंट का सीरीज चल रहा है, जिसपे हम लोगों ने जो है 13 पार्ट कर लिए हैं। ये 14वां पार्ट हमारा है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो हमारे पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। हाँ, उनका लेवल बहुत अच्छा है, तो आप थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा आपको कि ये बहुत ईजी लेवल के नहीं है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई हो रही है, तो एग्जाम के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। ये एनडीए 2000 ये सीडीएस 2018 या 19 का शायद क्वेश्चन है, सीडीएस 2018 या 19 का आपको एसपी बख्शी में मिल जाएगा। मैं एसपी बख्शी से बुक से ये क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कहना चाह रहा है टू एक्सेप्ट एनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसइल्यूजनमेंट डिमांड्स ऑफ द नेशनलिस्ट प्रोड्यूस्ड द फेलियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब देखो जरा, ये लास्ट में बात कर रहा है द फेलियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब फेलियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का फेलियर जो था। अब ये तो या तो रिजल्ट है कि कुछ हो रहा होगा, ये इसका ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिजल्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का फेलियर था, और या फिर ये बोलना चाह रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो फेलियर है ना, वो किस वजह से हुए। तो या तो वो सब्जेक्ट बनेगा या वो सबसे लास्ट का पार्ट बनेगा। अब देखना जरा यहां पे डिमांड्स से स्टार्ट हो रहा है, डिमांड्स ऑफ द नेशनलिस्ट प्रोड्यूस्ड। अच्छा, ये हो सकता है यहाँ पे नाउन की बात कर रहा है। अगर ये नाउन प्लूरल बना है तो ये भी सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। डिसइल्यूजनमेंट, डिसइल्यूजनमेंट भी हमारा नाउन हो गया, ये भी सब्जेक्ट बन सकता है। और टू एक्सेप्ट, ये इन्फिनेटिव हो गया, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये भी हमारा इन्फिनेटिव सब्जेक्ट हो सकता है, या होता है, इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट होता है। अब देखना है हमें कि भाई थोड़ा सा आपको पढ़ करके ना इसका मीनिंग थोड़ा सा लग रहा होगा कि कैसे करके निकाले। मैं जो आपको मेथड बता रहा हूँ वो ऑप्शंस के हिसाब से चेक करने के लिए, तो एक बार मैं बताता हूँ क्या ऑप्शन है। अब आप ये देखिए, ये पी वाला ऑप्शन देखिए, टू एक्सेप्ट एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट। अब टू एक्सेप्ट एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट की अगर बात कर रहे हैं, और इसका जो पहला ऑप्शन है वो पी है। अच्छा, पी वाला सेंटेंस को देखो जरा, इंपॉर्टेंट के बाद कुछ ना कुछ आएगा। अगर कुछ ना कुछ आएगा ना, एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट, क्या एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट हो सकता है डिसइल्यूजनमेंट की बात कर रहा है, या फिर एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट डिमांड्स की बात कर रहा है, या फिर एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट फेलियर की बात कर रहा है। कुछ भी होगा, नाउन तो होगा इसके आगे। अगर इसके आगे कुछ ना कुछ है, और जनरली बेटा अगर कुछ ना कुछ होगा तो इसका मतलब ये सेंटेंस का लास्ट पार्ट नहीं हो सकता, या ऑप्शन में से लास्ट लेटर ये नहीं हो सकता। पी अगर लास्ट लेटर नहीं है तो यहाँ पे देखो पी लास्ट में आ रखा है, इसका मतलब बिना मीनिंग को जाने हुए, बिना इसके मीनिंग को जाने हुए हम लोगों ने एक ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास एक तो ये बच गया, दूसरा और चौथा ऑप्शन बच गया। यहां तक अगर क्लियर है तो आगे बढ़े। अब चलें आगे। अब क्या कह रहा है, द फेलियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ये एस वाला जो है ना ऑप्शन, एस वाला ऑप्शन बेटा हमारा या तो स्टार्टिंग का होगा या लास्ट का होगा, ये मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। लेकिन जनरली इस सेंटेंस के हिसाब से देखें तो इस सेंटेंस के हिसाब से ये बताना चाह रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो फेलियर है वो किस किस वजह से हुआ, क्या कारण थे, क्या वो, उन सब चीज़ों की बात में बात कर रहा है। तो उन सब चीज़ों की बात कर रहा है, तो ये एस वाला जो पार्ट है हमारा स्टार्टिंग में आएगा। अब एस वाला पार्ट स्टार्टिंग में ये भी था, लेकिन ये हम लोगों ने पहले एलिमिनेट कर दिया। अब एस वाला पार्ट स्टार्टिंग में आएगा तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन है बेटर, SP-RQ। अच्छा, SP-RQ है तो एस वाला हमारे पास एक ही पार्ट है, तो ये वाला भी पार्ट था, तो ये हम लोगों ने पहले भी एलिमिनेट कर दिया। इसमें एस स्टार्टिंग में नहीं है तो ये भी हमारा नहीं रहा, और इसमें पी स्टार्टिंग में नहीं है, ये भी हमारा नहीं रहा। अब इस वाले पार्ट को एक बार वेरीफाई करते हैं, क्या बोलना चाह रहा है एस वाला पार्ट, द फेलियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो फेलियर है वो एस के बाद हमें ढूंढना नहीं है, इसमें दिया हुआ है, वैसे वैसे फिट करते चले। द फेलियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट, उसका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का तो फेलियर था ना, उसको एक्सेप्ट करने के लिए, टू एक्सेप्ट एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट के बाद आ रहेगा, एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट डिमांड्स ऑफ द नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट की जो डिमांड थी, प्रोड्यूस्ड, उन्होंने प्रोड्यूस की, क्या, डिसइल्यूजनमेंट। डिसइल्यूजनमेंट का मतलब निराशा। अब देखना आर के बाद तो हमेशा क्यों ही आएगा, देखना डिमांड्स ऑफ द नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट की जो डिमांड थी वो क्या थी, प्रोड्यूस्ड, उन्होंने प्रोड्यूस करी। अब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया डिमांड्स, ये ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट आ गया। अब इस सब्जेक्ट के लिए ये वर्ब आ गई, प्रोड्यूस्ड, मेन वर्ब जिसे हम लोग कहेंगे, और वर्ब के बाद हमने ऑब्जेक्ट देखा होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस वाले सवाल से हमने देखा ये पहला वाला आंसर हमारा करेक्ट हो गया। ये हम लोगों ने पहले एलिमिनेट कर दिया था, तो कंफ्यूजन यहां हो सकता था। दूसरी बात एक और मैंने ट्रिक कही है कि पहला लेटर अगर दो जगह सेम हो ना, पहला लेटर अगर दो जगह सेम हो, जैसे यहाँ पे भी एस है और यहाँ पे भी एस है, और यहाँ पी और यहाँ क्यू है, मतलब ये दोनों अलग अलग हो गए, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में
इन दोनों में आंसर होगा। क्यों भाई? इनका पहला लेटर सेम है और ये आपसे पूछना चाह रहा है एग्जामिनर कि अगर आपने एस वाला पहला लेटर ढूंढ लिया है ना तो एस वाले यहाँ पे 2 हैं, तो वो और कंफ्यूज करना चाह रहा है। और एस के साथ पी सही बैठेगा, ना कि एस के साथ आर। क्या बोला है? द फेलियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिमांड्स ऑफ द नेशनलिस्ट प्रोड्यूस। देखो एस के साथ आर पेयर ही नहीं बैठ रहा। द फेलियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स डिमांड्स ऑफ द नेशनलिस्ट प्रोड्यूस, बजाय इसके हम लोग ये देखें द फेलियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट। तो एस के बाद पी ही पेयर बैठ रहा है, और अगर एस के बाद पी है ना तो एस के बाद यहाँ पे एस तो यहाँ पे लास्ट है जो हो नहीं सकता, एस यहाँ पे भी लास्ट है जो हो नहीं सकता, और पी लास्ट हमारा हो नहीं सकता, तो फिर एक ही ऑप्शन बच गया एस पी आर क्यू। तो आई होप हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपको लगेगा थोड़ा सा यार ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चन हो रहे हैं। हम लोग इजी वाले भी करेंगे, लेकिन अभी हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये CDS 2018 का क्वेश्चन है। इससे पहले हमने जो करा था वो भी CDS 2018 का क्वेश्चन था। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा जैसे पिछले वाला क्वेश्चन भी था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन पे भी आपको थोड़ा सा लगेगा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन बेटा हम लोगों को वो करने जो एग्जाम ओरिएंटेड है, तो ऐसा ना करें कि हमारा लेवल जो है बहुत जीरो लेवल पे हम लोग सीख रहे हैं और एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल हाई लेवल के आ रहे हैं, तो हमारा लेवल जो है वो मैच ही नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को इस तरीके से तैयारी करनी है कि जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी लेवल की हम लोग तैयारी करें, ताकि ये हो जाए कि भाई हमारे क्वेश्चन में जो हम लोग एग्जाम में जो क्वेश्चन देखें हमें पता हो कि वो कैसे सॉल्व करने हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अदरवाइज हम लोग खुश होंगे कि हम लोग बना पा रहे हैं, हम लोगों को लगेगा कि यार ये पढ़ करके इस चैनल से मुझे वीडियो जो मिल रही है वो हेल्पफुल है, लेकिन वो एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? शोड दैट अ बैकवर्ड, अच्छा चले ठीक है, ऐसा कह रहा है। द राइज ऑफ किसी चीज का जो है उत्थान की बात कर रहा है। मॉडर्न जापान आफ्टर 1868 और एशियन कंट्री को डेवलप इटसेल्फ विदाउट वेस्टर्न कंट्रोल, बिना वेस्टर्न कंट्रोल के जो एशियन कंट्री थी वो डेवलप हो सकी, ऐसा वो बोलना चाह रहा है। तो देखिए जरा, हमारे पास ऑप्शन PQRS है, SRQP है, PRQS है और QRPS है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि हम लोग ऑप्शन के थ्रू जाएं, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग अगर निकालने लग गए ना तो हो सकता है कि एक सेंटेंस का मीनिंग आप निकाल लें, 2 का निकाल लें, 3 का निकाल लें, लेकिन हर एक सेंटेंस का मीनिंग निकालने के लिए आप ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको वोकैब्स याद होनी चाहिए, ग्रामर के रूल्स याद होने चाहिए, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। तो चलो जरा देखें, और ये बहुत ही इम्पॉसिबल है कि आपको सब कुछ पता हो। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है जी, ये वाला क्वेश्चन, ये ऑप्शन हमारे पास 4 है। तो अब जरा देखिए पी वाले से देखते हैं। पी वाला कह रहा है शोड दैट अ बैकवर्ड। अब ये शोड जो है ना, ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है या वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब से कभी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। अगर सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा ना तो ये पी वाला ऑप्शन हमारा कट हो गया। अगर ये पी वाला ऑप्शन कट हो गया तो ये पी वाला ऑप्शन भी कट हो गया, बिना चेक करे हुए कि पी के बाद आर आएगा कि नहीं या पी के बाद क्यू आएगा कि नहीं, हमने चेक ही नहीं किया, हमने इसे रॉन्ग कर दिया जी। 2 रॉन्ग कर दिया, अब हमारे पास 2 बच गए। SRQP 1 बच गया और QRPS 1 बच गया। अब SR होगा या QR होगा देखना पड़ेगा। अच्छा, इसके लास्ट में देखना P है, तो P क्या कहता है? शोड दैट अ बैकवर्ड। अब शोड दैट अ बैकवर्ड, क्या बैकवर्ड के बाद कुछ आगे होना चाहिए। अगर आगे नहीं है तो ये सेंटेंस का लास्ट पार्ट नहीं हो सकता, और अगर ये सेंटेंस का लास्ट पार्ट नहीं हो सकता ना P, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट हो गया। अब बिना मीनिंग को जाने हुए हमारे पास एक ऑप्शन बच गया है। समय बहुत कम है तो आप इसे टिक मार सकते हैं, समय ज़्यादा है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, घर पे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको एक बार चेक कर लें। QRPS को कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले द राइज ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट आना है, वो नाउन प्रोनाउन होगा, तो क्यू के बाद आर आ रहा है। अच्छा, मॉडर्न जापान, देखो इसके बाद नाउन ये रहा, और वैसे भी हमें ढूंढना नहीं है, ये दिया हुआ है, तो क्यू के बाद आपको ढूंढना नहीं कौन सा आएगा। बच्चे जनरली ढूंढते हैं, उसमें सही आंसर तो हो जाएगा। इट विल टेक अ लॉट टाइम टू सॉल्व अ क्वेश्चन, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो थ्रू द ऑप्शन, है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड यू कैन ऑल्सो से। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो और वी हैव टू फॉलोड आर आफ्टर क्यू। तो क्यू हमने देखा द राइज ऑफ मॉडर्न जापान आफ्टर 1868, यही है, यस। और पी क्या कह रहा है? शोड दैट अ बैकवर्ड एशियन कंट्रीज को डेवलप इटसेल्फ विदाउट वेस्टर्न कंट्रोल। तो ये QRPS का हो जाएगा बहुत ही आसानी से, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन बेटा इसी तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, हमें तैयारी इसी तरफ के लेवल के क्वेश्चन को करनी है। तो चलिए बेटा, इसी तरीके से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ, पार्ट 15 की तरफ। 14 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, सारे प्रीवियस ईयर हैं। आपको अगर आप एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको आंसर भी मिलेंगे और क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।